मित्रों का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जलवायु। एक कक्षा 9 का चौथा अध्याय है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसी से इसमें लिखा है जल प्लस वायु बराबर जलवायु। तो जलवायु क्या है, जलवायु कैसे बनती है? तो जलवायु में सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जलवायु के तत्व हैं जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा एक ही होते हैं। तो जलवायु क्या है? तो जैसे आपने देखा होगा गर्मी, बरसात और फिर इसके बाद सर्दी। ये मौसम कैसे बनते हैं? तो ये जलवायु का ही प्रभाव होता है कि गर्मी, तो देखो गर्मी के बाद बरसात के बाद सर्दी। तो अब ये कैसे होता है? तो आज अपन इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले देखना होगा पृथ्वी को। तो पृथ्वी अपनी गोल है, ये भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री इधर आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो मान लो ये अपना सूर्य है। तो जो सूर्य है इसकी चमक अक्षांश रेखा पर लगातार पड़ती है, तो जिससे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया गर्म होता है, ये एरिया, ये 23.5 से लगा के ये सारा एरिया। इसी कारण अपने भारत में भी, क्योंकि भारत से कर्क रेखा गुजरी है, इसलिए भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य की किरणें लगातार चमकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं यहाँ पूरी तरह से बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ सर्दी पड़ती है ज़्यादा। सर्दी के कारण ही तो बर्फ़ जमी है। उसका कारण है कि सूर्य की किरणें, मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ 0 डिग्री पर तो ज़्यादा चमकती हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तिरछी पड़ने लगती हैं, तो यहाँ बर्फ़ जमी हुई है दोनों ध्रुवों पर। तो जलवायु कैसे बनती है? तो जैसे सूर्य के जब गर्मी होगी, जैसे गर्मी हुई, तो गर्मी में क्या है, जलवाष्प उड़ेगा तो फिर आएगा बरसात आएगा, तो बरसात में जल बरसेगा, जल गिरेगा। जब बरसात में जल गिरेगा तो फिर जो वायु है, वायु में नमी होगी, तो वायु में नमी होगी तो आएगी सर्दी। तो इस तरह से ये मौसम बदलते रहते हैं, तो यहाँ पड़ेगी सर्दी। ठीक है, तो इस तरह से अपने मौसम बनते हैं। तो ये जलवायु का ही प्रभाव है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भारत में ही, आपको भारत के ही बारे में बताते हैं। आपने भारत को देखा होगा, अपना जो मैप है वो कुछ इस तरह से है। हम मैप निकालते हैं, अपना इंडिया का मैप है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत पर सर्दी यानी बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ जम जाती है हिमालय पर्वत पर, तो यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे इस तरफ से आएंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे आप
भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ सूर्य सीधा चमकता है। तो आपका जब यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे गर्मी कम होती जाती है और सर्दी बढ़ती जाती है। तो ये सब प्रभाव काय का है? ये सब जलवायु का प्रभाव है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में है अपने मानसून शब्द। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा। तो मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो आपका जैसे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं कि मौसम कैसे बदलते हैं। ये पृथ्वी है, ये 23.5 अंश झुकी है, 23 सही 1/2 अंश। तो इसी के कारण मौसम बदलते हैं। जो पृथ्वी का झुकाव है इस कारण मौसम बदलते हैं। क्या है? ये जो 0 डिग्री अक्षांश इस तरह से है, तो इस तरह से है, 23.5 डिग्री झुकाव के कारण वो इस तरह से बन जाती है। तो जब सूर्य यहाँ से चमकेगा तो इस क्षेत्र पर चमकेगा, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जब वो जैसे आप साल है तो ऋतु परिवर्तन, जैसे दिन रात होते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जैसे ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। तो इस तरह से इससे दिन रात बनते हैं। और जो 23.5 डिग्री इस पर झुकाव है, अंश पर झुकी है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। तो ये मानसून हो गया। आपने ये भी देखा होगा कि कहीं तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है भारत में, कहीं कम होती है। तो मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ। ये अपने भारत का मैप बनेगा, इस तरह से नहीं, मैं मैप निकालता। तो ये अपना भारत का मैप है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ अपना हिमालय पर्वत है जो ऐसा इस तरह से है। तो यहाँ से जब मानसून जाता है तो यहाँ फंस जाता है। फंसने के कारण एक जगह है मासिनराम, वो यहाँ पर है इस जगह। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब मानसून कैसे बनता है तो थोड़ा उसके बारे में। तो अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले अक्षांश। तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की तरफ सूर्य सीधा चमकता है, जिससे यहाँ वर्षा होती है। दूसरे नंबर है ऊंचाई। तो भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, मतलब 6000 मीटर तो ऊंचा है ही। तो अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कराने से रोकता है। जब प्रवेश नहीं कर पाती ठंडी हवाएं, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर वर्षा हो जाती है। फिर है वायु दाब एवं पवन। तो वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, इनका क्या होता है? तो वायु दाब एवं पवनों का क्या मतलब होता है कि जो उच्च वायु दाब से पवनें हमेशा निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो जैसे उच्च वायु दाब कहाँ समझते हैं, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब क्या है? तो ये ऐसी पृथ्वी है, जब यहाँ सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ की पवनें गर्म होंगी। जब इस जगह पवनें गर्म होंगी तो इन पवनों में कोई नमी नहीं होगी, और जब इनमें नमी नहीं होगी तो ये पवनें, मतलब निम्न वायु दाब होगा, यहाँ निम्न वायु दाब, और यहाँ की पवनों में नमी होगी तो यहाँ होगा उच्च वायु दाब। तो जो पवनें हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हैं। आपने देखा होगा पवनें हमेशा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो इस तरह से ये पवनें चलती हैं उच्च वायु दाब की तरफ। तो इससे भारत में मानसून आता है। अब मानसून देखो, भारत में एक जलधारा, आपने समुद्री जलधाराओं का नाम सुना होगा।
तो जलधाराएं क्या होती हैं कि ये समुद्र का पानी है जो इक्वेटर पर है, मतलब जो समुद्र का पानी 0 डिग्री अक्षांश पर है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के साथ साथ ये पानी ऊपर की तरह चलता है और नीचे की तरह दोनों तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है तो यहाँ से जो जलधाराएं चलती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। यहाँ से जो जलधाराएं ठंडी चलेंगी और जो 0 डिग्री अक्षांश से जलधारा चलेगी वो गर्म होगी। तो गर्म पानी ठंडे पानी की तरफ जाता है और ठंडा पानी गर्म पानी की तरफ आता है। तो इस तरह से, क्योंकि पानी जल अपना संतुलन बनाए रखता है कि ना तो ज़्यादा गर्म रहेगा और ना ज़्यादा ठंडा, तो गर्म जल ठंडे जल की तरफ और ठंडा जल गर्म जल की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से भारत में मानसून आता है। अब भारत में जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो यहाँ जो 0 डिग्री अक्षांश पर ये रेखा चलती है, तो यहाँ से एक पेरू की हमबोल्ट की जलधारा है वो यहाँ से आती है, तो भारत में यहाँ केरल तट पर आती है। अब ये जल जा रहा है कहाँ पर, आपने विश्व के मैप देखा होगा कि इस जल को जाना है ठंडी जलधारा के पास, लेकिन यहाँ बीच में भारत मतलब राष्ट्रीय में जल क्षेत्र पड़ गया तो ये जल निकल नहीं पाता है। जब ये जल नहीं निकल पाता है तो ये यहाँ से आके यहाँ केरल तट पर सबसे पहले भारत में मानसून पहुँचता है और ये अपना है यहाँ पश्चिमी घाट। तो ये मानसून को तिब्बत का पठार अपने ओर आकर्षित करता है। जब तिब्बत का पठार और यहाँ है हिमालय, यहाँ हिमालय इस तरह से है, तो ये मानसून यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है इस एरिया में, फिर यहाँ से निकलता और फिर यहाँ से फिर बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता और कुछ यहाँ से मुंबई होता हुआ उत्तर भारत में फैल जाता है। तो इस तरह से ये पूरे भारत में फैल जाता है। अब यहाँ जो जल आया है, यहाँ जो जल आया है मतलब बंगाल की खाड़ी में जो जल आया है वो यहाँ से निकलता है, तो यहाँ गोरो खासों की जयंतियाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ टकरा कर वो इतनी वर्षा करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। उसकी जगह का नाम है मासिन राम। तो मासिन राम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जल जमाव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद मानसून यहाँ से हिमालय है चूँकि, तो हिमालय से ऐसा मुड़ जाता है, मुड़ के ये उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज़्यादा, आपने अभी देखा होगा बिहार में बाढ़ें चढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक अरावली पर्वत है, जब अरावली पर्वत से टकराता है तो इस क्षेत्र में मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि जितनी वर्षा होती है वो इस अरावली पर्वत के इस तरफ ही हो जाती है। इस तरफ मानसून निकल नहीं पाता है, यहाँ का मानसून भी नहीं निकल पाता है, इससे टकराता हुआ ऐसा चला जाता है। तो यहाँ जो ये राजस्थान का एरिया है यहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो भारत में 3-4 महीने मानसून रहता है। ठीक है, अब भारत में वर्षा, तो देखो इसको ध्यान से देखो, जहाँ ये नीला रंग है वहाँ 400 से अधिक, ये है 200 से 400, ये है 100-200, 60 से 100, 40 से 60, और ये सफ़ेद कलर है 20 से 40, यानी 0 से 40 के बीच में सफ़ेद। तो आपने देखा होगा कि भारत में यहाँ से मानसून प्रवेश करता है, तो मैंने बताया कि यहाँ खूब वर्षा होती है। देखो यहाँ ये 400 सेंटीमीटर से इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है जहाँ मैंने रंग दिया है। इसके बाद इस तरफ से ये मानसून निकल जाता है और यहाँ से आने के बाद यहाँ फंस जाता है। तो देखो यहाँ गोरो खासो जयंती की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ भी खूब वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ भी खूब वर्षा होती है। तो इस तरह से भारत में, और यहाँ देखो ये राजस्थान का इलाका है ये, तो यहाँ देखो सबसे कम वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर तक। तो ये है वर्षा का स्तर। लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सन 1600 में हिंदुस्तान का केवल कुल भूभाग के तकरीबन 6ठे भाग पर खेती होती थी। तो 1600 तक केवल 6वें भाग पर खेती होती थी
उसके बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के वन लुप्त होने लगे। इस कारण शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति बाधाएं आईं। 1820 में खोजी दस्तों ने वन संपदा का अन्वेषण किया। रेल लाइनों के प्रसार 1850 में लकड़ी की नई मांग उत्पन्न कर दी। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की जरूरत थी। यूरोप की चाय, कॉफ़ी व रबड़ की मांग पूरा करने के लिए भारत की वन संपदा को नष्ट किया गया, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ की संपदा को नष्ट किया गया। काहे के लिए? कि वहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग अधिक थी। फिर है भारत का पहला वन महानिदेशक जर्मन वैज्ञानिक डाइटरेच बोडेस था। भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। इम्पोरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। नंबर 10, 1878 के अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित वन, सुरक्षित और ग्रामीण वन। तो आरक्षित वन कौन होते हैं? जो पूर्ण तरह से सरकार के अधीन होते हैं, वे कहलाते हैं आरक्षित। सुरक्षित का मतलब जिनका कुछ हिस्सा किसान अपने खेत पे लगा लेते हैं तो वो सुरक्षित। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं उन्हें ग्रामीण वन। वनों की इन श्रेणियों को आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1875 से 1925 के मध्य इनाम के लालच में 80,000 से अधिक बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार डाले गए। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों का 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया। तो कब किया 2/3 हिस्से को आरक्षित? 1905 में। 1910 में बस्तर में अंग्रेजों के विरुद्ध वन विद्रोह हुआ। जावा इंडोनेशिया के द्वीप के रूप में जाना जाता है। जावा में कलांग समुदाय की लकड़ी काटने का काम करते थे। फिर है डच ने जावा में बेलंगस्टेन की व्यवस्था लागू की। डचों के खिलाफ सामंतवादी आंदोलन खड़ा हुआ। तो ये इस तरह से भारत में वनों की कटाई हुई, तो जिससे आज अपन देखते हैं कि भारत में बहुत कम वर्षा होती है, और पहले के ज़माने में भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी। आज भारत में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि मान लो वन की ज़रूरत होती है, वृक्ष ही वर्षा को खींचते हैं, और जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो वर्षा को कौन खींचेगा? तो इस तरह से भारत में वर्षा कम होने लगी। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार देख लें, लगभग आपका एक पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब